बेटा आज की वीडियो में हम लोग जो है कि रोटेशनल मोशन में जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है और कुछ नीट के पीवाईक्यू जो नीट में जो पीवाईक्यू नीट के हैं उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं आपका, गिव द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास स्फीयर। ये आपका क्या है, देखो ध्यान से, इधर से आपको क्या क्या करना है। एक आपका स्फीयर है, फिर आपका सिलेंडर है, फिर आपका रिंग है, फिर आपका क्या है, क्यूब है। ईच यूनिफॉर्म मास डेंसिटी, सबकी डेंसिटी यूनिफॉर्म है। डज द सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी नेसेसरीली लाई इनसाइड द बॉडी। कह रहा है क्या ये ज़रूरी है कि सेंटर ऑफ मास हमेशा बॉडी के अंदर ही लाई करे कि बाहर भी लाई कर सकता है। तो आप बाहर भी लाई कर सकता है, मैंने बताया भी होगा। खैर एनीवे इसका जो सोल्यूशन आपका है, तो आप ये कह सकते हो कि सेंटर ऑफ मास लाई, ठीक है ना, एट द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द बॉडी। ये कब होगा, ये तभी होगा जब बॉडी कैसी हो, यूनिफॉर्म डेंसिटी की हो। उसका कैसा यूनिफॉर्म डेंसिटी मास डेंसिटी, ठीक है ना। जैसे आपका मान लो पहला क्या दिया इन्होंने, स्फीयर, कहाँ लाई करेगा, इसका सेंटर पर। सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, सेंटर पर। अगर हम दूसरे की बात करें, दूसरा आपका क्या है, सिलेंडर है, इसका भी सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे, ठीक है ना। जैसे स्फीयर बनाते हो ना, ऐसे बनाओगे, स्फीयर बनाओगे तो यहाँ लाई करेगा सेंटर ऑफ मास। सिलेंडर बनाओगे ऐसे, बिल्कुल सेंटर पे लाई करेगा सेंटर ऑफ मास। ठीक है बेटा जी। फिर आपका जो तीसरा पार्ट आपका आ गया, रिंग। तो रिंग की भी क्या है, सेंटर पे लाई करेगा वो। फिर फोर्थ पार्ट आपका क्या आ गया, क्यूब। क्यूब भी आपका ज्योमेट्रिकली सिमेट्रिक होता है। तो आपने कहा क्यूब के भी सेंटर पे लाई करेगा ऐसे। अगर हम रिंग बनाते हैं तो रिंग तो आपका ऐसी बनेगी, यहाँ लाई करेगा। ये तो पूरा का पूरा आपका स्फीयर है ना, पूरा का पूरा सॉलिड स्फीयर आपका, सेंटर ऑफ मास यहाँ। अगर आपने क्यूब बनाया ऐसे, ऐसे क्यूब बनाते हो आप लोग, तो इसका भी सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, इसके सेंटर पे लाई करेगा। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात समझ गया। अच्छा, कह रहा है कि डज द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी नेसेसरी लाई इनसाइड द बॉडी। नो। क्या आंसर होगा इसका, नो। आउटसाइड भी लाई कर सकता है। सेंटर ऑफ मास कैन लाई आउटसाइड द बॉडी। एग्जाम्पल क्या आपका, देखो रिंग। रिंग ये है, इसका मास यहाँ रहता है, और देखो ये यहाँ पर सेंटर ऑफ मास, मतलब सेंटर ऑफ मास सेंटर पे लाई करेगा। यहाँ पर कोई मास है क्या, नहीं। जैसे आपका दूसरा एग्जांपल आपका हो गया, हॉलो स्फीयर। अगर आपने हॉलो बनाया स्फीयर, कैसा बनाया स्फीयर, हॉलो स्फीयर बनाया आपने, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई करेगा, यहाँ पर कोई मास नहीं है। तो बॉडी के बाहर क्या है, सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है। ठीक है बेटा जी, बाहर ही है ये, मास यहाँ पर है और बॉडी के बाहर, क्योंकि ये स्पेस है ना। ठीक है, ओके। अब बेटा ये क्वेश्चन क्या पूछा, तो ध्यान से। ये कह रहा है कि इन HCl मॉलिक्यूल द सेपरेशन बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द टू एटम्स इज अबाउट 1.27 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू दी है इन मीटर में। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द मॉलिक्यूल गिवन दैट क्लोरीन एटम इज अबाउट 35.5 टाइम्स एज मैसिव एज हाइड्रोजन एटम एंड नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम कॉन्सनट्रेटेड इन इट्स न्यूक्लियस। तो मान लो यहाँ आपका देखो क्या है, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन है और यहाँ पर आपका क्या है, क्लोरीन है। ठीक है ना। अगर इसका मास आपने कितना लिया, m ले लिया, इसका कितना है 35.5 m है ना। ठीक है ना, ये आपका क्लोरीन है। ठीक है ना जी। इनके बीच का डिस्टेंस जो r1 दिया हुआ है, ठीक है ना, इसके बीच का डिस्टेंस क्या तुम्हारा है, r है ना, पूरा का पूरा डिस्टेंस अगर आप लेना है। ठीक है बेटा जी, ये आपका मान लो r दिया है।
अब मुझे बताओ सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, को सेंटर ऑफ मास हैवियर मास की तरफ लाई करता है। तो आपने कहा सर ऐसा है, सेंटर ऑफ मास को हमने इधर ले लिया, यहाँ पर क्या है सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई कर रहा है, और छोटे वाले हाइड्रोजन से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस हमने क्या ले लिया, x ले लिया। एक मॉलिक्यूल ये है, दो है ना, दो मास पार्टिकल हैं। तो आप सेंटर ऑफ मास की लोकेशन फ्रॉम कहाँ से निकालना है, स्मॉल m से निकालना है। कहाँ से निकालना, फ्रॉम स्मॉल m से निकालना है। तो जहाँ से निकालते हो उस मास को पहले, अब सेंटर ऑफ मास कितना है, x डिस्टेंस पे है ना। तो फार्मूला क्या है कि जिस मास से हम डिस्टेंस की काउंटिंग करते हैं उसको नहीं लिखते हैं, इसके अपोजिट वाला मास, यानी आप लिखोगे ये वाला मास। अगर इसको m1 ले लिया, इसे क्या ले लिया, m2 ले लिया, तो लिखोगे m2 इंटू टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस, क्या लिखोगे, इंटू r लिखोगे अपॉन, फिर दोनों मास का सम क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। यही ना बेटा जी। अब वैल्यू पुट करते हैं, आंसर निकाल, देखो क्या होगा तुम्हारा, देखो ध्यान से। तो अब देखो मास तो आपका किस में है, मास तो आपका सिंपल किस में दिया है, मास तो मास जो जैसे केजी में होगा तो ये भी केजी में हो, तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। x इक्वल टू क्या रखा हमने, मास कितना रखा, m2 कितना है 35.5 kg ले लो, ग्राम ले लो, डिपेंडिंग आनी होगी, कट जाएगा नीचे, और नीचे क्या आएगा तुम्हारा, बोलो जी 35.5 प्लस है ना 35 पॉइंट, ये m है ना आपका, ये m, तो ये आपका हो जाएगा 40 m नीचे आ जाएगा, ये 35.5 प्लस m करना है ना 36 आएगा। तो आपका आ जाएगा तुम्हारा कितना 36.5 m आ जाएगा, और इंटू r कितना बोलो जो एंगस्ट्रॉम में लिखेंगे अभी 1.27 एंगस्ट्रॉम। अभी एंगस्ट्रॉम देखो यहाँ पर जो क्या बोलते हैं m तो कट जाएगा ना, मास कट जाएगा आपका, सिंपल क्या बच जाएगा, देखो x इक्वल टू 35.5 अपॉन 36.5 इंटू 1.27 एंगस्ट्रॉम। हमने अभी जो आंसर आएगा वो बाद में उसे हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, और चाहो तो यहीं कन्वर्ट कर लो, क्या दिक्कत है, अगर इसे चाहो तो यहीं कन्वर्ट कर लो, इंटू क्या कर दो इसको 10 टू पावर -10 कर दोगे तो हो जाएगा तुम्हारा मीटर में। ये क्यों बच्चा जी, आई थिंक मेरी बात समझ में क्या बोल रहा हूँ, ठीक है बेटा जी। अब इसे सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगी आपकी 1.24 इंटू 10 टू पावर -10 मीटर आ जाएगी, और अगर एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना चाहो तो 1.24 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा, ठीक है बेटा जी। तो आई थिंक इस तरीके से दो मास पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा उसे आप कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है बेटा। अब बेटा देखो, मैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन मैंने करा रखा है, पहले भी कराया था, आज भी करा रहा हूँ। अ चाइल्ड सिट्स स्टेशनरी एट वन एंड ऑफ लॉन्ग ट्रॉली मूविंग यूनिफॉर्मली विद स्पीड v। एक लॉन्ग ट्रॉली है, उसके एक एंड में बच्चा खड़ा हुआ है, ठीक है ना, और ये आपका जो ये फ्लोर आपका स्मूथ है, मान लो ये फ्लोर। इफ़ द चाइल्ड गेट अप, चाइल्ड क्या इस पर रन करना शुरू किया, कांस्टेंट स्पीड से भागना शुरू किया राइट साइड में। पहले बताओ, चाइल्ड रेस्ट में था, ट्रॉली रेस्ट में है, तो इन दोनों का अपना सेंटर ऑफ मास कहीं होगा, मान लो यहाँ पर कहीं होगा, दोनों का मिला का सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। और ये पूरा का पूरा एक ही सिस्टम है ना, पूरा का पूरा ये क्या है, ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है आपका, आइसोलेटेड सिस्टम बोलेंगे इसको, मतलब ये बाहर से कोई और दूसरा फोर्स, ये आपका सिस्टम है ऐसे, ठीक है ना। अब इस पर जब बच्चा इस पर चलना शुरू किया तो बच्चे ने क्या किया, अपने पैर से ट्रॉली पर फोर्स कहाँ लगाया, इधर की तरफ लगाया, फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगा, बाहर लेफ्ट में लगा। और ये जब बच्चा आगे बढ़ेगा तो जब इसने क्या किया, अपने पैर से ट्रॉली को धक्का कहाँ मारा, लेफ्ट साइड में, ट्रॉली बच्चे को धक्का कहाँ मारेगी, राइट साइड में। दोनों का फोर्स लग रहा है, लेकिन प्रॉब्लम इस बात की है कि बच्चे ने ट्रॉली पे फोर्स लगाया, ट्रॉली ने बच्चे पे फोर्स लगाया, और ये जो फोर्सेस हैं ये सब कैसे हैं, इंटरनल फोर्सेस हैं। बोलो बजी, जो Fr है वो क्या है आपका, फ्रिक्शनल फोर्स है, इसे क्या बोलेंगे, इंटरनल फोर्सेस, और एक दूसरे पर लगा रहे हैं। और इंटरनल फोर्सेस क्या है, कभी भी सेंटर ऑफ मास को चेंज नहीं कर सकता है। आप कहोगे कि इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द सिस्टम, यानी F एक्सटर्नल क्या है, ऐसे लिखते हैं आप लोग, F एक्सटर्नल, बाहर से कोई फोर्स इस प्रकार नहीं लगा हुआ है तो पक्का है कि सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होगा वो जीरो होगा। अगर जीरो होगा तो इसका मतलब क्या है, सेंटर ऑफ मास भी क्या है आपका, सेंटर ऑफ मास या तो कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा, बोलो बच्चा जी, या तो कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा या तो रेस्ट में रहेगा, क्योंकि पूरा सिस्टम चल रहा है, ट्रॉली आगे बढ़ रही है, सिस्टम चल रहा है। तो आपने कहा कि यहाँ पर जो इसका v आएगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आएगा, या तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा,
या तो जीरो आएगा, क्योंकि सिस्टम अभी मूव कर रहा है, तो यहाँ सेंटर ऑफ मास ऑफ वेलोसिटी क्या आएगा, वो वी से ही मूव करेगा। पूरा सिस्टम किससे मूव कर रहा है, पूरा सिस्टम ही वी से मूव कर रहा है ना। यूनिफॉर्म स्पीड वी एंड चाइल्ड बैठा हुआ है, पूरा सिस्टम मूव कर रहा है वी स्पीड से, तो इसको वी स्पीड ना लेकर के पूरे सिस्टम को हम वी स्पीड दे देंगे। देखो ध्यान से, ये पूरा सिस्टम क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है वी स्पीड से, और यह है यूनिफॉर्म। और अगर इस सिस्टम पूरा यूनिफॉर्म से मूव कर रहा है, सिस्टम में कोई बाहर से फोर्स लगेगा नहीं, तो बच्चा कैसे भी दौड़े ट्रॉली पर, चाहे लेफ्ट राइट कहीं भी दौड़े, इधर दौड़े, तो ये ट्रॉली पर लगने वाला जो फोर्स आपस में है वो इंटरनल फोर्सेस होंगे। तो पूरे सिस्टम का जो है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी सिंपल वी ही रहेगी, जो पहले थी। पहले बच्चा पहले बैठा हुआ था, तो पूरे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या थी, VCM थी, सिंपल वी थी। जब बच्चा दौड़ने लगा तब भी वी ही रहेगी, क्योंकि बच्चे के दौड़ने से सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा जब तक हम बाहर से फोर्स नहीं लगाएंगे। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात समझ गए। अब बेटा ये बोल रहा है कि सो दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल कंटेंड बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी इज वन हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी पहले समझो क्या होता है, ये होता है ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। जब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे हम लोग तो हो जाएगा तुम्हारा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जब निकालोगे सिंपल आएगा ए बी साइन थीटा। ये आपका ए क्रॉस, आपको यही प्रूफ करना है कि ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो ए बी साइन थीटा होता है। तो आपको ये पूछना है कि सो अब एरिया निकालना, किसी ट्रायंगल की एरिया निकाल करके इसके बराबर प्रूफ कर देना है। किसी ट्रायंगल की एरिया जो किससे बनी है, ए और बी से मिलके बनी हुई है, वेक्टर ए और वेक्टर बी से मिलके बनी हुई है, उसकी जो एरिया होगी हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब ए बी साइन थीटा अपॉन 2 के बराबर होगी। तो आप सिंपल कोई अगर आपने कहा एक ठीक है पहले वेक्टर बना लो, ये आपका वेक्टर ए है और ये दूसरा वेक्टर क्या आपका बोलो जी, इधर आपका वेक्टर क्या तुम्हारा ये बी है, इनके बीच का एंगल बोलो क्या लिया आपने, थीटा लिया। बोलो बच्चा जी, अब इसी को बेस बनाकर क्या बनाओ, एक ट्रायंगल बना लो, है कि नहीं है। तो ट्रायंगल कैसे बनाएंगे, थोड़ा इसको हम बड़ा कर लेते हैं तभी ट्रायंगल बनेगा। ऐसे थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर लिया हमने, ये आपका वेक्टर ए हो गया, ठीक है ना। अब इसको हमने क्या किया, ऐसे मिला दिया। अगर आपने इसको ऐसे मिला दिया इस तरीके से, एक ट्रायंगल बन गया। अब इस ट्रायंगल की एरिया निकालेंगे तो वो ए बी साइन थीटा अपॉन 2 आना चाहिए, ये बोल रहा है क्वेश्चन में। तो आपने कहा ठीक है सर, ये आपने क्या किया, इसको आपने ये हाइट ले ली, इसको आपने ठीक है, ये आपने हाइट लिया। एरिया निकालने के लिए हाइट लेना पड़ेगा ना, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होता है वो क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाइट तो निकालनी पड़ेगी आपको, बेस तो आपको दिया है, पूरा का पूरा बेस कितना ए के बराबर है। बोलो बच्चा जी, ये हाइट कितनी होगी, बोलो ये क्या होगा, ये तुम्हारा हाइपोटेनियस है, ये तुम्हारा बेस है, तुम्हारा परपेंडिकुलर है। तो ये जब निकालोगे ना परपेंडिकुलर तो क्या होगा, ये आएगा बी साइन थीटा। अरे इसका लोगे ना इस पर प्रोजेक्शन, तो ये जो तुम्हारा बी साइन थीटा निकाल में देखो, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, बी साइन थीटा आएगी। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात समझ, और जो आपका ये आ गया हाइट आ गई। तो एरिया जो निकालना आपको है, तो एरिया क्या हो जाएगी, एरिया इज इक्वल टू 1/2, बेस कितना है ए के बराबर, इंटू हाइट कितनी है बी साइन थीटा के बराबर। देखो एरिया है कि नहीं, एरिया इज इक्वल टू 1/2 ए बी साइन थीटा। अब देखो ए बी साइन थीटा क्या है, ये जो ए बी साइन थीटा है वो क्या है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है। एरिया क्या आ गया, ए बी साइन थीटा 1/2, मतलब आपने हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी आपने प्रूव कर दिया। ठीक है बेटा जी, यही काम इसमें करना था। आई थिंक इस कंसेप्ट को आप समझ गए। देखो बेटा यहाँ पर क्या है कि बोल रहा है कि so that A dot B cross C is equal to in magnitude of volume of the parallelepiped formed on 3 vectors A B C। थोड़ा सा डायग्राम पे आपको फोकस करना है। कह रहा है कि मान लो एक वेक्टर आपका मान लो इधर A है, इधर एक वेक्टर आपका मान लो क्या है B है, और एक वेक्टर आपका मान लो इधर क्या है, ये आपका ए है, ये क्या आपका ये ए है, ठीक है ना। तीसरा जो वेक्टर आपने लिया वो आपका 3D में आएगा, तो उसको आप लोग यहाँ पर, ये आपका मान लो इधर कितना है, ये सी है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हमें दोनों वेक्टर को, अच्छा इसके बीच का एंगल हमने क्या लिया, थीटा ले लिया,
ठीक है ना। अब इसको हम बेस बना के बनाएंगे, पैरेलल पाइप बनाएंगे, थोड़ा सा इसको आगे ऐसे बढ़ाएंगे, ऐसे करते जाएंगे, ठीक है बेटा जी। तो आपका बन जाएगा पैरेलल पाइप, कि थोड़ा डायग्राम में आपको ऐसे करके जाएंगे, इस तरीके से यहाँ आएंगी और ये देखो ऐसे, ठीक है बेटा जी। आई थिंक मेरी बात समझ पर मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा। इस तरीके से आपका देखो ए लिया और बी लिया, कितना एंगल थीटा लिया है ना, और ये हमने बना दिया एक पैरेलल पाइप हमने बना दिया। फिर आपने क्या किया बेटा जी, यहाँ से इधर मान लो आपने क्या लिया, एक्स एक्सिस ले लिया, ठीक है बेटा जी। और इधर क्या आपने लिया, वर्टिकली बिल्कुल वाई एक्सिस ले लिया आपने, क्यों बच्चा जी। और इधर मान लो आपने जेड एक्सिस ले लिया, तो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये आपका जेड एक्सिस है, ठीक है। कितना एंगल बना यहाँ से, सी ने कितना एंगल बनाया वर्टिकल सी, ये 5 बनाया। ये पूरा का पूरा पैरेलल पाइप डेथ हमें प्रूफ करना है कि वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप जो है ए डॉट बी क्रॉस सी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, ठीक है बेटा जी। इसमें सभी बड़ी बात है कि जो आपका ये जो बेस है ना, ये पूरा का पूरा बेस, ये बेस किस में है, एक्स जेड प्लेन में है ना बेटा जी, ये पूरा का पूरा बेस। तो क्या हो जाएगा आपका, देखो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप्ड है ना, क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखो वी क्या होता है, एरिया ऑफ बेस निकालते हैं किसका, पैरेलल पाइप, ये वाली एरिया निकालेंगे ये, और इनटू हाइट। हाइट कौन सी लेंगे, देखो ध्यान से, हाइट हम ये वाला लेंगे, ये यहाँ से लेके हाइट ये हाइट जो इस पर गिरेगी हाइट, ये इसको हम एच मान लेंगे। अब मुझे बताओ ये सी है और इसको आपने क्या माना, फाई। इसके दो कंपोनेंट होंगे, ये है बेटा जी, इसके दो कंपोनेंट, एक तो इस पे आएगा, एक इस पे आएगा, ठीक है बेटा जी। अब मुझे बताओ कि इस सी का ये कंपोनेंट, जो ये वाला कंपोनेंट आएगा, कितना आएगा, ये वाला कंपोनेंट आपका आएगा सी कॉस फाई, क्योंकि एंगल कितना बना, 5 बना है। क्या इसका मैग्नीट्यूड है वेक्टर का, आपका ये सी है, सी कॉस फाई, ये सी कॉस फाई, तो ये भी क्या होगा तुम्हारा, सी कॉस फाई होगा। बोल बच्चा जी। और एरिया ऑफ द बेस कैसे निकालते हैं, दो वेक्टर का क्रॉस निकालते हैं। इस एरिया को निकालना, अगर एरिया और बेस निकालना है तो वेक्टर के क्रॉस की बात हम करते हैं, ठीक है बेटा जी। मैग्नीट्यूड ऑफ, अगर हम बात करें एरिया ऑफ बेस, तो ये आपका हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हमें एरिया ऑफ बेस मिल जाएगा, ठीक है ना। तो वॉल्यूम बोलो कितना होगा, वॉल्यूम आपका हो गया ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इंटू क्या होगा, सी कॉस फाई, ठीक है बेटा जी। आई थिंक मेरी बात समझ में क्या बोल रहा हूँ। अब देखो ये क्या हो गया, यहाँ पर हमने डॉट लगाना था, काफी सिंपल है आपका डॉट लगाना। अब मुझे बताओ, आपको पता है ए डॉट बी का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ए डॉट बी है ना, वो क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ठीक है बेटा। ये था ए बी कॉस थीटा। अब मुझे बताओ कि अगर मैं इसको पूरा का पूरा एक मान लूँ कि एक आपका ये सिंपल ए है और सी है और ये कॉस फाई आ जाएगा, तो ए डॉट सी होगा कि नहीं होगा। अगर ये पूरा का वेक्टर मान लो ए मान लो, ये तो ये पूरा का पूरा, अगर ए मतलब पी मान लो, जो मानना है मान लो, वेक्टर आपका पी है, ये सी है, तो पी सी कॉस फाई आएगा नहीं आएगा। तो इसको लिख सकते हैं वेक्टर पी डॉट वेक्टर सी, ठीक है बेटा जी। तो अब इसे क्या कर सकते हैं आप लोग, यहाँ पर इसको हम मानते हैं एक वेक्टर मानते हैं कंप्लीट, है ना, कि मैग्नीट्यूड आपका ना। तो आपने कहा कि ए क्रॉस बी ये जो एक वेक्टर है एन डॉट सी, ये तो आएगा ना आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो इतनी ही आएगा ना, ए क्रॉस बी एक मैग्नीट्यूड हो गया। तो ये आपका हो गया तुम्हारा एक ए क्रॉस बी सिंपल। अरे भाई जैसे आप कहते हो ना कि ए बी कॉस थीटा, तो कहते हो सर क्या बन जाएगा, ये वेक्टर ए इसको बनाते हैं वेक्टर और डॉट वेक्टर बी इसको ले लेते हैं वेक्टर, तो ये भी मैग्नीट्यूड, ये भी मैग्नीट्यूड। जब इसको लिखेंगे ना एक डॉट बी के फॉर्म में, तो इसको बनाएंगे वेक्टर, सिंपल हो जाएगा ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू, ये होगा ना आपका ये सिंपल वॉल्यूम। इसको भी आप रीअरेंज कर सकते हो, कैसे, प्रॉपर्टी लगा के ए डॉट बी क्रॉस सी से कर सकते हो। तो आपने कहा देखो वॉल्यूम ए क्रॉस बी डॉट सी को हम ए डॉट बी क्रॉस सी दे सकते हैं और वॉल्यूम देखो बेटा इसके बराबर आ गया, ठीक। अब बेटा बोल रहा है, देखो ये नीट का क्वेश्चन आपका है कि 2 पार्टिकल ऑफ मास 5 kg एंड 10 kg रेस्पेक्टिवली आर अटैच्ड टू बी द 2 ends ऑफ द रिजिड रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर with negligible mass
रॉड का मास कैसा है, नेग्लिजिबल है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम 5 kg पार्टिकल इज नियरली एट अ डिस्टेंस। देखो ध्यान से, मैं भी कराया हूँ क्वेश्चन, ये नीट से भी कराया हूँ, यहाँ से भी क्वेश्चन देखो करा रहा हूँ। देखो ध्यान से, ये आपका ये आपका मान लो ये कितना है, m1 है, और ये बोलो कितना है, ये आपका m2 है ना। इधर क्या आपका ये बोलो जी, इधर आपका m2 है। m1 बोलो कितने का है, ये 5 kg का है। m2 कितना है आपका जी, 10 kg का है। ठीक है ना। अब आपको पता है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बोल कितना दिया गया है, कितना दिया गया, 5 kg अटैच 1 मीटर दिया गया, रॉड का 1 मीटर। अब करा कि 5 kg अब इन दोनों का सेंटर ऑफ मास आपका होगा। आपको पता है कि मास कहाँ होता है, जहाँ पर हैवियर बॉडी होती है तो मास आपका यहीं कहीं आएगा, सेंटर ऑफ मास यहाँ आएगा। तो करा कि 5 kg से, मतलब 5 kg से कितना डिस्टेंस होगा यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये आपको x निकालना है। तो कैसे निकालोगे, मैंने बताया था कि सेंटर ऑफ मास की अगर पोजीशन निकालनी है तो हाउ कैन फाइंड आउट द x फ्रॉम द 5। तो जहाँ से हम जिस पॉइंट से, जिस मास से हम डिस्टेंस का कैलकुलेशन करते हैं उसको नहीं लिखते हैं पहले, क्या लिखते हैं पहले, m2। क्या लिखेंगे, m2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन, पूरा का पूरा डिस्टेंस r अपॉन m1 प्लस m2, ऐसा करते हैं। तो x इक्वल टू कितना, m2 कितना आपका है 10 kg है, r कितना आपका पूरा का पूरा 1 मीटर है, 1 मीटर है कि ना जी, ये आपका 1 मीटर है, अपॉन m1 कितना है 5 kg, ये आपका आ गया 15। तो कितना आ गया 10 अपॉन आपका आ गया 15। ठीक है बेटा जी। तो इसे कट करो तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये लगभग आएगा 0.66 आएगा ना, मीटर आएगा ना बेटा जी, सब मीटर में है ना आपका। तो आपका कितना हो जाएगा, लगभग हो जाएगा तुम्हारा ये है ना 6 आगे, लगभग ये वाला आएगा, ये वाला पार्ट है ना। इसको सेंटीमीटर में कितना आएगा, लगभग 66 आएगा। अगर एक 6 और आता है तो कुछ 67 सेंटीमीटर, ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है बेटा जी। अब देखो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी नीट में पूछा गया है ना, नीट का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर आपने कहा कि हमारा ओरिजिन है, इस पर कितना रखा गया, 300 ग्राम का मास रखा गया। ठीक है बेटा जी, ये आपने ओरिजिन मान लिया इसको। इसके बाद क्या है, 5 एट, अच्छा 40, यहाँ पर जी यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, ये आपका 40 सेंटीमीटर है। यहाँ कितना मास रखा गया, 500 क्या रखा गया, ग्राम। ठीक है ना। इसके बाद 400 ग्राम कहाँ रखा गया, 70 सेंटी। तो आपने कहा सर ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, बोलो जी 70 सेंटीमीटर। यहाँ कितना रखा गया, 400 ग्राम ये मास रखा गया। सेंटर ऑफ मास का लोकेशन पाना है तो आपको सिंपल, क्योंकि एक्स एक्सिस पे सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं होगा, 3 मास से 1 2 3 यहाँ पर हैं, तो क्या होगा तुम्हारा सेंटर ऑफ मास XCM क्या होगा, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। अब m1 x1, यहाँ इसका x1 तो 0 है, तो 300 इंटू 0 कर दिया। यहाँ कितना है बोलो जी सेंटर से, अरे 500 इंटू कितना आपका है 40 कर दिया है ना, और प्लस ये कितना है m2 400 है, इंटू ये आपका 70 है, और अपॉन क्या कर दिया, हम तीनों को ऐड कर दिया। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना हो जाएगा मास यहाँ पर 1200। ठीक है बेटा जी। तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपका आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। यानी कहने का मतलब सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, बोलो ओरिजिन से लेकर के कितने पे, 40 सेंटीमीटर, मतलब क्या है यहीं पे होगा सेंटर ऑफ मास, यहाँ पर होगा। यहाँ से यहाँ आने पर क्या है, यही है सेंटर ऑफ मास, आपको सेंटर ऑफ मास यहाँ मिलेगा, यानी ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है बेटा जी। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप तो कैलकुलेशन कैसे करते हो। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें हमने NCERT की एक्सरसाइज और प्लस हमने PYQs भी हमने किए। फिर आगे हम अगली वीडियो में आप लोगों को आगे कंटिन्यू करूँगा। ठीक है बेटा जी। थैंक यू वेरी मच।